क्या आपने कभी सोचा है कि एक बंद लिफाफा आपकी मौत का वारंट बन सकता है? वो भी तब जब वो लिफाफा सीधे देश के सबसे सुरक्षित दफ्तर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया हो। तारीख थी 27 नवंबर 2003। जगह बिहार का गया जिला। रात के करीब 3:15 बज रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा था और उस कोहरे को चीरती हुई एक गोली चलती है। साउंड ऑफ अ गन शॉट। एक 30 साल का नौजवान जिसके पास एक शानदार करियर था, एक शानदार भविष्य था। वो सड़क पर खून से लथपथ तड़प रहा था। उसका गुनाह क्या था? गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने देश के विकास के नाम पर हो रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी और गुजारिश की थी कि उसका नाम गुप्त रखा जाए। लेकिन इस सिस्टम के अंधियारे गलियारों ने उसका नाम लीक कर दिया और ठीक 10 दिन बाद उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। क्या यह वाकई एक मामूली लूटपाट थी या फिर एक बेहद सोची समझी सरकारी हत्या? आज रात मिस्ट्री मर्डर्स पर हम उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जिसे दबाने की कोशिश सालों से की जा रही है। इस कहानी का नायक कोई मामूली इंसान नहीं था। उनका नाम था सत्येंद्र दुबे। बिहार के एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। बेहद ईमानदार, बेहद कड़क और उसूलों के पक्के। साल 2002 में उन्हें NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के कोडरमा औरंगाबाद सेक्शन की। यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। करोड़ों रुपए का बजट, और इस बजट पर नजरें गड़ाए बैठे थे बिहार के खूंखार ठेकेदार, भ्रष्ट नेता और माफिया। सत्येंद्र दुबे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़कों के नाम पर सिर्फ मिट्टी बिछाई जा रही थी। करोड़ों के ठेके फर्जी कंपनियों को दिए जा रहे थे। जब सत्येंद्र ने इन फाइलों को रोका तो उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। रात बेरात उनके सरकारी आवास पर अनजान नंबरों से फोन आते। फोन उठाने पर सिर्फ एक ही बात कही जाती, दुबे जी, जान प्यारी है तो फाइलों पर साइन करना सीख लो। लेकिन सत्येंद्र डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखने का फैसला किया। लेकिन असली रहस्य तो आगे है कि कैसे उस एक पत्र ने उनकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी। 26 नवंबर 2003 की रात सत्येंद्र दुबे वाराणसी से एक शादी अटेंड करके गया रेलवे स्टेशन लौटे थे। रात के करीब 3 बज रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर स्टेशन आने को कहा था, लेकिन उस रात ड्राइवर गाड़ी लेकर स्टेशन नहीं पहुंचा। क्यों? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ड्राइवर को जानबूझकर रोका गया था? स्टेशन पर चारों तरफ घना कोहरा था। कड़ाके की ठंड थी।
सत्येंद्र ने और इंतजार करना ठीक नहीं समझा और उन्होंने स्टेशन के बाहर से एक साइकिल रिक्शा किराए पर लिया। रिक्शा वाला प्रदीप कुमार धीरे धीरे पैडल मार रहा था। गया के जीबी रोड से होते हुए जब रिक्शा एपी कॉलोनी के पास पहुंचा तो अचानक अंधेरे में से 3 साए निकलकर सामने आए। रिक्शा रुक गया। सन्नाटे में सिर्फ उन 3 अजनबियों के कदमों की आहट आ रही थी। सत्येंद्र ने पूछा, क्या बात है? रास्ता क्यों रोका? उन बदमाशों ने सत्येंद्र का सूटकेस और उनका बटुआ छीनने की कोशिश की। सत्येंद्र ने विरोध किया। हाथापाई शुरू हो गई और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गोली सीधे सत्येंद्र के सीने को चीरती हुई पार निकल गई। सत्येंद्र वहीं सड़क पर गिर पड़े। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रिक्शा वाला डर के मारे कांप रहा था। हमलावर उनका सूटकेस लेकर अंधेरे में गायब हो गए। सड़क पर बहता हुआ लाल खून धीरे धीरे ठंडे कोहरे में जमने लगा था। सुबह होते ही यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक एनएचएआई का बड़ा अफसर बीच सड़क पर मार दिया गया था। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इसे एक मामूली लूटपाट का मामला घोषित कर दिया, लेकिन देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मीडिया और जनता के दबाव में आकर इस केस को सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम जब जांच करने पहुंची तो उन्हें कई अजीब चीजें मिली। पहला सुराग सत्येंद्र दुबे का वो सूटकेस जो वारदात की जगह से कुछ दूरी पर एक सुनसान नाले के पास मिला था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस सूटकेस में मौजूद कीमती दस्तावेज गायब थे, जबकि कुछ पैसे वैसे ही पड़े थे। दूसरा सुराग वारदात के ठीक बाद उस रिक्शा चालक प्रदीप कुमार का बयान। उसने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने सत्येंद्र से कुछ कागजात मांगे थे, न कि सिर्फ पैसे। लेकिन क्या सीबीआई इन सुरागों के पीछे गई, या फिर किसी बड़े सच को छिपाने के लिए जांच की दिशा को ही मोड़ दिया गया? जांच आगे बढ़ी तो सीबीआई ने गया के स्थानीय बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस ने 3 स्थानीय चोरों को गिरफ्तार किया, मंटू कुमार, उदय कुमार और पिंकू रविदास। सीबीआई का दावा था कि इन तीनों ने सिर्फ लूटपाट के इरादे से सत्येंद्र दुबे का रास्ता रोका था। हाथापाई में मंटू कुमार ने गोली चला दी, लेकिन इस थ्योरी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। संदेह की सुई सीधे उन बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और राजनेताओं पर थी जिनका करोड़ों का धंधा सत्येंद्र दुबे ने बंद करवा दिया था। क्या इन छोटे चोरों को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था? और सबसे बड़ा शक तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के उन अधिकारियों पर था जिन्होंने सत्येंद्र दुबे के उस सीक्रेट लेटर को सार्वजनिक कर दिया था। उस लेटर पर सत्येंद्र का नाम और पता साफ साफ लिखा था। आखिर वो कौन था जिसने वो चिट्ठी लीक की? क्या वो असली कातिल नहीं था? लेकिन कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आना बाकी था। इस केस से जुड़े गवाह एक एक करके मरने लगे थे। साल 2010 वारदात के पूरे 7 साल बाद
पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मंटू कुमार, उदय कुमार और पिंकू रविदास को हत्या और लूटपाट का दोषी पाया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कागजों पर इंसाफ हो चुका था। गुनहगार सलाखों के पीछे थे, लेकिन क्या वाकई इंसाफ हुआ था? सत्येंद्र दुबे के परिवार और उनके दोस्तों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि असली गुनहगार, जो एंटेना की तरह इस पूरे क्राइम को कंट्रोल कर रहे थे, वो तो आज भी सफेद पोश बनकर घूम रहे हैं। कोर्ट रूम के बाहर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे कि असली कातिल तो कभी कटघरे तक पहुंचे ही नहीं। आज भी कई ऐसे सवाल हैं जो इस केस की फाइलों में दफन हैं। पहला सवाल, सत्येंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते वक्त साफ तौर पर कहा था कि उनका नाम गुप्त रखा जाए। फिर भी वह पत्र एनएचएआई के अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों तक कैसे पहुंचा? किसने उस लिफाफे को खोला? दूसरा सवाल, इस केस के एक बेहद महत्वपूर्ण गवाह प्रदीप कुमार, जो कि रिक्शा चालक था, वो ट्रायल शुरू होने से पहले ही रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया और बाद में उसकी लाश मिली। क्या यह सिर्फ एक हादसा था? तीसरा सवाल, सीबीआई ने उस एंगल की जांच क्यों नहीं की जो सीधे तौर पर माफिया और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ इशारा कर रहा था? क्या सिस्टम अपने ही लोगों को बचा रहा था? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। सत्येंद्र दुबे ने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन सिस्टम ने उन्हें क्या दिया? सिर्फ एक बंद फाइल। सत्येंद्र दुबे की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया। इसी बलिदान के बाद भारत में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट की नींव पड़ी, ताकि कोई और सत्येंद्र दुबे इस तरह मौत के घाट न उतारा जाए। सत्येंद्र दुबे चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी इस देश के हर उस इंसान के ज़हन में गूंजती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। क्या आपको लगता है कि सत्येंद्र दुबे के असली कातिलों को कभी सजा मिल पाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर इस रहस्य ने आपको हिला दिया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। मैं हूं आपका मिस्ट्री मर्डर्स।